बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 216 मुलाहिज़ा फरमाएं। नागपाल में मामूल एक बार फिर रोपोश हो गया। इंस्पेक्टर बरिंद्रा कह रहा था 4-5 रोज पहले काकानी हाईवे पर उसके 3 आदमी एक हादसे में मारे गए थे। तबाहशुदा जीप से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिससे अंदाजा लगाया गया कि नागपाल भी उसी तरफ पहाड़ों में किसी बस्ती में रोपोश हो गया है। उसे मुख्तलिफ बस्तियों में तलाश किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वो किसी बस्ती में नहीं, एक बहुत कदीम हवेली में ठहरा हुआ है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा और फिर उस हवेली के बारे में बताने लगा। इन पहाड़ों में जगह जगह तुम्हें ऐसी कदीम हवेलियां मिलेंगी। इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने कहा यहाँ से तिब्बत तक इन पहाड़ों में लातादाद राजधानियां हुआ करती थी। जागीरदारों और सरदारों की हुक्मरानी थी इस खित्ते पर। अवाम तो झोंपड़ों और कच्चे घरों में रहते थे और सरदारों ने अपने लिए मजबूत किले और शानदार हवेलियां बना रखी थी। अब तुम पता नहीं किस हवेली की बात कर रहे हो। मैं वाकई उस हवेली की निशानदेही नहीं कर सकता, मैंने जवाब दिया। हम रात के वक्त वहां से फरार हुए थे और रात ही रात में लैंड क्रूजर पर सफर करते हुए यहाँ पहुंचे थे। वो गाड़ी अब भी वहीं चट्टानों में मौजूद है। उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने उन चट्टानों की तरफ इशारा किया जहाँ उस रोज गाड़ी छोड़ी थी और उसके बाद से मैं उस तरफ नहीं गया था। और वो गाड़ी नागपाल की है। नागपाल की? उसने हैरत से मुझे देखा। मैं उसे कीर्तिपुर में पेश आने वाले वाक़े और अपने पकड़े जाने के बारे में बताने लगा। पहले उस हवेली में नागपाल के आदमी मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उस वक्त तक नागपाल सामने नहीं आया था। बाद में वो सिम्बा को भी पकड़कर यहाँ ले आए। सिम्बा के साथ इन्होंने जो कुछ किया वो तुम देख चुके हो। और फिर उस रात नागपाल की गाड़ी पर मुझे वहां से फरार होने का मौका मिल गया। उसके एक दिन बाद नागपाल के 3 आदमी हमें तलाश करते हुए यहाँ भी पहुंच गए। थूंची ने हमें गारों में छुपा दी। उन बदबख्तों ने मेरे बारे में पूछने के लिए थूंची पर भी तशद्दुद किया और उसकी बीवी के साथ भी ज्यादती की। वो तीनों वही थे जो वापस जाते हुए कागानी रोड पर हादसे का शिकार हो गए, मैंने कहा। लेकिन बरिंद्रा ने यह नहीं पूछा कि मुझे उस हादसे का पता कैसे चला। नागपाल की सरगर्मी अब खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बरिंद्रा ने कहा। वो बाज कबाइल को बगावत पर उकसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे और अंदेशा है कि नागपाल की जहर भरी बातें उनके ज़हन को परागंदा ना कर दे। इसलिए नागपाल उसके करीबी साथियों की गिरफ्तारी का फैसला किया गया है। उसकी तलाश जारी है और मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा अरसे तक रोपोश नहीं रह सकेगा। नागपाल, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ऐसे ही लोग अपने घर और अपने मुल्क की तबाही का बायस बनते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जात और अपने मफाद से दिलचस्पी होती है। अपनी चुदराहट के लिए वो बेगुनाहों को मौत के घाट उतार देते हैं। नागपाल के बारे में तो पहले ही सुना था कि वो महा हरामी आदमी है और फिर उसे जनरल खोराट जैसे आदमी का आशीर्वाद मिल गया था। उसकी शारक पर नागपाल ज्यादा फैल गया और अब वो कबाइलियों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश कर रहा था। इस किस्म की बगावतें कभी कामयाब नहीं होती जिनका कोई काज ना हो, लेकिन जानो माल का नुकसान तो बहरहाल होता ही है। मैं और बरिंद्रा देर तक नागपाल के बारे में बातें करते रहे और फिर मौजू बदल गया। मैंने शुभा के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि शुभा बिल्कुल ठीक है और मायामती के साथ रह रही है। हमने तो उसे कहा था कि वो इंडिया वापस चली जाए। अब वहां उसे कोई खतरा नहीं, लेकिन वो तुम्हारे और बिमला के बगैर वापस जाने को तैयार नहीं। इधर तुम दोनों का कोई पता नहीं चल रहा था। वो तुम दोनों के लिए बेहद परेशान है। उसे बिमला के बारे में पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। बिमला का दुख तो मुझे भी था। थाई, जानकी और बिमला, इन तीनों को शायद मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। कमरे में अगरचे बीर जानी ने हमारे लिए भी या की खाले बिछा दी थी, लेकिन हम दोनों बरामदे की सीढ़ियों पर ही बैठे रहे। हमारे चारों तरफ सन्नाटा था। तारीकी भी इतनी गहरी थी कि चंद गज आगे की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। बरिंद्रा सीढ़ियों पर ही 2 दानों का ऊँघने लगा। वक्त धीरे धीरे भीग रहा था और मैं भी शायद ऊँघ गया था। आठ से मेरी आंख खुल गई। दिन का मदम सा उजाला फैल रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैं कुछ देर अपनी जगह पर पड़ा रहा, फिर उठकर ढुलान पर दरिया की तरफ चलने लगा। मैं घाट पर पानी में पैर लटका कर बैठ गया। अचानक मेरी नजरें बाईं तरफ उठ गईं। तकरीबन 20-25 गज आगे दरिया के किनारे पर गुंजान झाड़ियों पर नीले रंग का कोई कपड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा था। मेरे ख्याल था कि कल शाम या दिन में किसी वक्त धनु या बेर जानी ये कपड़ा धोकर यहाँ डाला होगा और उसे उठाना भूल गई थी। मैं उठकर झाड़ियों की तरफ चलने लगा। करीब पहुंचकर मैंने झाड़ियों में पड़ा हुआ वो कपड़ा उठा लिया। वो धनु या भीर जानी की साड़ी नुमा चादर थी। उससे आगे झाड़ियों पर एक और नीली चादर पड़ी हुई थी। वो चादर उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा ही था कि झाड़ियों से आगे शराब की आवाज सुनाई दी। मैंने उस तरफ देखा तो मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। तनूर भीर जानी झाड़ियों के करीब ही दरिया के पानी में खड़ी थी। ये भी गनीमत था कि उनके रुख दूसरी तरफ थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मैंने दोनों चादरें वहीं छोड़ दी और झाड़ियों में दुबक कर रेंगता हुआ घाट पर वापस आ गया और मुंह पर पानी के छींटे डालने लगा। 15-20 मिनट बाद वो दोनों माँ बेटियां उस तरफ से आती हुई दिखाई दी। उन दोनों ने चादरें लपेट रखी थी। बालों से पानी नुचड़ रहा था। दोनों मेरे करीब रुक गई और फिर धनु मेरे करीब आकर बैठ गई। उसके होंठों पर बड़ी शौक सी मुस्कुराहट थी। मुझे बातें करते हुए धनु ने अचानक ही मुझे धक्का देकर पानी में गिरा दिया और खड़े होकर बच्चों की तरह तालियां बजाने लगी। उसके कहके बड़े जोरदार थे। बेर जानी भी हंस रही थी। धनु की इस मासूम सी शरारत पर मैं भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। दोनों माँ बेटियां हंसती हुई चली गईं और मैं देर तक दरिया में तैराकी करता रहा। 9 बजे के करीब हम इबादतगाह से रुखसत हो रहे थे। धनु की आंखों में उदासी थी।
बेरजानी में अफसुर्दा सी नजर आ रही थी। थूंची भी हमारे साथ ही आया था। उसे अगली बस्ती से अपनी कश्ती वापस लानी थी जो सुबह वहां छोड़ गया था। वापसी पर वो बरिंद्रा के साथ जीप पर आया था और कश्ती वहीं बस्ती के घाट पर रह गई थी। शिम्बा को जीप की पिछली सीट पर लिटा दिया गया। मैं और थूंची उसके सामने वाली सीट पर बैठ गए। नारायण अगली सीट पर बैठ के और बरिंद्रा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। बरिंद्रा सादा लिबास में था और जीप पर भी पुलिस का कोई निशान नहीं था। उस पर जर्द रंग के कपड़े का झंडा अब भी लगा हुआ था। तकरीबन 1.5 घंटा पूरी पहाड़ी रास्तों पर चकराने के बाद जीप हाईवे पर वाक़ बस्ती में पहुंचकर रुक गई। थूंची ने सिम्बा की पेशानी पर बोसा दिया और मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बरिंद्रा ने उससे वादा लिया था कि वो 2-4 दिन में हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। थूंची को ड्रॉप करके जीप हाईवे पर आ गई और तेज रफ्तारी से काठमांडू की तरफ दौड़ने लगी। जीप तकरीबन 1 घंटे बाद शहरी हदूद में दाखिल हुई। मैं 1 महीने बाद वापस आया था और शहर मुझे बदला बदला सा लग रहा था। हालांकि मेरी अदम मौजूदगी में यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई थी। जीप शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई हॉस्पिटल के कंपाउंड में दाखिल होकर रुक गई। सिम्बा को एक स्ट्रेचर पर मुंतकिल कर दिया गया। इसका ख्याल रखना नारायण, बरिंद्रा ने कहा। हम शाम को या कल सुबह आएंगे। मैंने भी सिम्बा को तसल्ली दी कि अब वो बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। मैं उससे मिलने के लिए आता रहूंगा। जीप हॉस्पिटल से निकलकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई कालिकास्तान डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ गई और जब जीप मायावती के मकान के सामने रुकी तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। मायावती ने अपने इस मकान के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था और फिर अचानक मुझे याद आ गया कि बरिंद्रा ने इबादतगाह में मुझे बताया था कि शोभा हॉस्पिटल से रुखसत होने के बाद मायावती के साथ ही रह रही है। कोशिश करना कि तुम लोग घर से बाहर ना निकलो। मैं शाम को किसी वक्त आऊंगा, बरिंद्रा ने कहा और जीप पर लगा हुआ जर्द झंडा उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। और ये अपने पास ही रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जीप हरकत में आकर आगे बढ़ गई। मैं उस वक्त तक उसकी तरफ देखता रहा जब तक वो अगला मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल ना हो गई। मैं घूमकर मकान के गेट पर दस्तक देने लगा। गेट का ज़ेली दरवाजा खोलने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। मायावती को देखकर मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो चीख कर पीछे हट गई। ए हटो, कौन हो तुम? वो उससे मैं चिल्लाई। मुझे मायावती की इस तर्ज अमल पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन फिर उसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई। मैं तकरीबन 1 महीने तक मुहज़्ज़ब दुनिया से दूर ऐसे लोगों में रहा था जो जदीद तहजीब से कतई नाशना थे और इसे 1 महीने के दौरान में मैं भी उन जैसा ही हो गया था। बेहद बड़े हुए सर के बाल, बेतरतीब दाढ़ी और मूंछों के बाल इस तरह आपस में उलझे हुए थे कि मुंह का दहाना छुप कर रह गया था। मैं सिर्फ जीन्स पहने हुए था जबकि जिस्म का बालाई हिस्सा बराना था। सॉरी मायावती, मैंने कहा। मेरा ख्याल था कि इतने अरसे बाद मुझे देखोगी तो तड़प कर सीने से लगा लोगी, लेकिन तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ठीक है, मैं। अरे तुम? मायावती चीख उठी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से अंदर खींच लिया और वाकई मेरे सीने से लिपट गई। ये क्या उलिया बना रखा है? कहाँ गायब हो गए थे तुम? और बिमला कहाँ है? तुम दोनों की वजह से हम तो इस कदर परेशान हैं। वो रुक कर दरवाजे से बाहर देखने लगी। बिमला कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? बिमला अब हम में नहीं रही मायावती, मैंने गहरी अफसुर्दगी से जवाब दिया। क्या? वो एकदम सन्नाटे में आ गई। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? लंबी कहानी है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। बाद में बताऊंगा, अंदर चलो। शोभा कैसी है? शोभा दीदी तो अब बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों के लिए परेशान रहती है। वो बिमला का सुनेगी तो उसे बहुत दुख होगा। आओ आओ, अंदर आओ। मायावती का लहजा भी अफसुर्दा था। हम बरामदे में पहुंचे ही थे कि शोभा दरवाजे में नमोदार हुई और ठिठक कर रुक गई। चंद में बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखती रही, फिर वालियाना अंदाज में आगे बढ़कर मुझसे लिपट गई। क्या तुम समझती हो कि मैं अपने मोहसिन को नहीं पहचान सकती? शोभा ने मायावती की बात काट दी और फिर मुझसे अलग हटते हुए बोली, बिमला कहाँ है? मुझे यकीन था कि शोभा भी सबसे पहले बिमला ही के बारे में पूछेगी। मैंने मायावती को बताया था तो शोभा से छुपाने की भी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। मैंने मायावती की तरफ देखा और मायावती ने बहुत धीमे लहजे में शोभा को बता दिया कि बिमला अब इस दुनिया में नहीं रही। शोभा की आंखों में बेइख्तियार आंसू बह निकले। मैं और मायावती उसे अंदर ले आए। हम बहुत देर तक बिमला के बारे में बातें करते रहे। मायावती चाय बनाकर ले आई और उसके साथ ही हमारा मौजू भी बदल गया। मैं उन्हें अपने बारे में बता रहा था कि मैं इतना अरसा कहाँ गायब रहा था और मुझ पर क्या बीती थी। मैंने पहली मर्तबा शोभा की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सुर्खी थी। वो अपनी उम्र से कम और ज्यादा हसीन लग रही थी। जाओ अपना उलिया दुरुस्त करो, दोपहर हो रही है, तुम्हें भूख लग रही होगी। माया, तुम जल्दी से खाना तैयार कर लो। शोभा ने पहले मुझे और फिर आखिरी अल्फाज मायावती की तरफ देखते हुए कहे थे। तुम्हारे कपड़े और कुछ चीजें अब भी मैंने संभाल कर रखी हुई हैं। आओ पहले वो चीजें तुम्हें दिखा दूं। मायावती कहते हुए उठ गई। वो मुझे उस कमरे में ले आई जहाँ पहले मेरी रिहाइश हुआ करती थी। ये कमरा अब उसके इस्तेमाल में था। बेड पर उसके कुछ कपड़े बिखरे हुए थे जिन्हें मायावती ने उठाकर एक कुर्सी पर डाल दिया और दीवार के साथ इस्तादा अलमारी का एक दरवाजा खोल दिया। इसमें मेरे कुछ कपड़े बड़े सलीके से तय किए हुए रखे हुए थे। एक दराज में शेविंग का सामान भी रखा हुआ था। मैं शेविंग का सामान और कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गया। मैं 1 घंटे बाद बाथरूम से निकला तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। दाढ़ी मूंछें तो मैंने साफ कर ली थी, लेकिन सर के बाल खुद से नहीं काट सकता था। मुझे देखकर वो दोनों ही मुस्कुरा दी। खाने के बाद मैं शोभा वाले कमरे में आकर बेड पर लेट गया और जो सोया तो रात 9 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुल सकी। मायावती ने बताया कि शाम को बरिंद्रा और इंस्पेक्टर आदम आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे जगाने से मना कर दिया।
तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यहाँ कर बरिंद्रा और आजम खान जैसे सच्चे और मुखलस आदमी मिल गए हैं। मुझे भी उनसे बड़ा हौसला मिला है, शोभा ने कहा। खुशकिस्मती तो तुम्हारी है कि नैनीताल से तंगपुर की तरफ आते हुए रास्ते में इंस्पेक्टर आजम खान से मुलाकात हो गई थी। मैंने कहा, अगर ये हमसे ना मिला होता तो हम सरहद पार करके नेपाल में दाखिल ना हो पाते और देशमुख न जाने तुम्हारा क्या असर कर डालता। शुक्रगुजार तो मुझे वाकई तुम्हारा होना चाहिए, शोभा बोली। अगर तुमसे ऋषिकेश में मुलाकात ना होती तो देशमुख मेरी सारी जायदाद ऐंठ कर मुझे वाकई मार डालता। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई और वो बेचारी पिपला, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगी। वो चंद को खामोश हुई, फिर बोली, ऋषिकेश पर याद आया कि कई रोज पहले योगी गौतम बोस से मुलाकात हुई थी। धीराज और गौतम बोस याद है ना तुम्हें? मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं उनके तज़किरे पर चौंक सा गया। गौतम बोस से मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? ये शायद 1 हफ्ते पहले की बात है, शोभा ने जवाब दिया। मैं मायावती के साथ जगन्नाथ मंदिर गई थी। वापसी पर हम जैसी मंदिर की सीढ़ियों से उतरे, वो हमें रास्ते में खड़ा मिल गया। तुमसे बहुत नाराज लगता था, बहुत शिकायत कर रहा था। मेरे बारे में कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाँ, कह रहा था तुम रास्ते से भटक गए और ये भी कह रहा था कि तुमने उसकी किसी माला पर कब्जा कर रखा है। उसने कहा था कि माला उसे वापस कर दी जाए वरना वो तुम्हें सख्त नुकसान पहुंचाएगा। शोभा चंद मुकु खामोश हुई, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम तो ऐसे नहीं हो कि किसी की चीज पर कब्जा कर सको। वो कौन सी माला है? ये। मैंने शर्ट का बटन खोलकर उसे माला दिखाई। ये वो माला है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है और इसे हासिल करने के लिए उन दोनों शैतानों ने मुझे कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं समझी नहीं। शोभा ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। तुम नहीं समझोगी शोभा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये समझ लो कि वो दोनों योगी इंसान नहीं शैतान है और वो हर सूरत पर मुझसे ये माला हासिल करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए एक बहुत ही खौफनाक किस्म की कोशिश कर चुके हैं, जिसमें नाकाम होने के बाद गौतम बोस ने तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाने की कोशिश की थी। ये शुक्र है कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे अब उसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। वो मुझे कोई नुकसान शायद इसलिए नहीं पहुंचा सका कि उस रोज जगन्नाथ मंदिर में कोई मंत्री भी आया हुआ था और लातादाद पुलिस वाले वहां मौजूद थे, शोभा ने बताया। उस जैसे शैतान पुलिस की परवाह नहीं करते और शायद पुलिस उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, मैंने जवाब दिया। बहरहाल तुम अपना जहन मत उलझाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और फिर उसी रात मैंने शोभा को मशवरा भी दिया कि उसका दुश्मन देशमुख खत्म हो चुका है। अब उसे हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं। वो जयपुर वापस चली जाए, वहां ठाकुर भानु सिंह और रूपमती मौजूद है और उसे अपना कारोबार जमाने में मदद दे सकते हैं। लेकिन शोभा अपनी जिद पर कायम रही कि वो मेरे बगैर हिंदुस्तान नहीं जाएगी और मेरा वापस जाना अभी मुश्किल था। मेरे सामने एक बहुत वसी महाज खुला हुआ था। जब तक इसका फैसला ना हो जाता मैं यहाँ से नहीं जा सकता था। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। बाईमती की आज तो छुट्टी थी और सुबह उसे ड्यूटी पर जाना था, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में चली गई। शोभा चाहती थी कि मैं उसके कमरे में सो जाऊं, वो लाउंज में सोफे पर लेट जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा मुनासिब नहीं समझा। एक तीसरा कमरा भी मौजूद था जहाँ लकड़ी का एक तख्त और कुछ फालतू चीजें पड़ी हुई थी। नीलगिरी का क्रिस्टल का मुजस्मा मैंने इसी कमरे में तख्त पर ला कर डाला था। उस कमरे में आगे इस कमरे में कदम रखते ही मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। मेरी नजरें तख्त की तरफ उठ गई जो बिस्तर पर बिछा हुआ था। मैं चश्मे में तसव्वुर से तख्त पर क्रिस्टल के मुजस्मे को देखने लगा और फिर सर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। मैं हालांकि दिन में कई घंटे सो चुका था, लेकिन इस वक्त बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। वो रात का आखिरी पहर था। सोते में मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। सीने पर बोझ सा पड़ा हुआ था। मेरी आंख खुल गई। मेरे साथ कोई लेटा हुआ था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मेरे सीने पर से बोझ हट गया। मेरा ख्याल था कि शोभा होगी, लेकिन वो चेहरा देखते ही मैं उछल पड़ा। वो नीलगिरी थी जिसका एक हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था, लेकिन मेरी आंख खुलते ही उसने हाथ उठा लिया। वो मुझे जरा हटकर करवट के बाद लेटी मेरे चेहरे को तक रही थी। उसके होंठों पर बड़ी मलकूती मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ही मैं बदहवास हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और तनफ्फुस बेरब्त होने लगा। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन नीलगिरी उसी तरह करवट के बल लेटी रही। उसने सर को किसी कदर ऊपर उठाकर हथेली पर टिका रखा था। उसका लेटने का ये अंदाज बड़ा मुनफरद था। मुझे बचपन में देखी हुई एक फिल्म याद आ गई। एलिजाबेथ टेलर ने इस फिल्म में मलका का रोल किया था और उसके लेटने का अंदाज भी यही था और इस अंदाज को बड़ी शोहरत मिली थी। तुम? मैं अकला कर रह गया। ये शायद उसके हुस्न का दबदबा था कि आवाज मेरे हल्क में अटक कर रह गई थी। तो नीलगिरी तुम वापस चली गई थी? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी उस दोस्त की वजह से वापस आना पड़ा। नीलगिरी की रस खोलती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। वो भी बेड से उठकर सामने कुर्सी पर बैठ गई। वो शैतान ऋषिकेश से वापस आ गया है। उसने तुम्हारी दोस्त शोभा पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बर वक्त वहां पहुंच गई। उसके बाद मैंने एक लम्हे को भी तुम्हारी दोस्त को तनहा नहीं छोड़ा। गौतम बोस उसके बाद भी कोशिश करता रहा था, लेकिन मैंने उसे शोभा के करीब नहीं आने दिया। वो बहुत जुन जुलाया हुआ है और ये माला हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। ये माला उसके लिए बहुत अहम है। वो जीना है जिसके जरिए वो आसानी से मुझ तक पहुंच सकता है। जब तक ये माला तुम्हारे गले में रहेगी, तुम उसके हमलों से भी बड़ी हद तक बचे रहोगे। इसलिए तो मैं बार बार कहती हूँ कि इसकी हिफाजत करो। बेपरवाही तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। शुक्रिया नीलगिरी, मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। कि अब तुम यहीं रहोगी?
नहीं, मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी दोस्त की हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया है। वो शैतान अब इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नीलगिरी उठकर खड़ी होगी। मैं पलक झपके बगैर उसकी तरफ देख रहा था। मैं अपनी जगह से उठना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म में जैसे इतनी ताकत नहीं रही थी। नीलगिरी बेड के करीब आकर मेरे ऊपर झुक गई और फिर उसके होंठ मेरी पेशानी को छूने लगे। मुझ पर सुरूर की अजीब सी कैफियत तारी हो गई। नीलगिरी सीधी हुई तो मैं उस वक्त भी पलक झपके बगैर उसकी तरफ देख रहा था। उसके होंठों पर वही मलकूती मुस्कुराहट और आंखों में पूरी इसरार चमक थी। वो पीछे हटते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी और फिर निगाहों से ओझल होगी। कमरे में एक मसूर कुन सी खुशबू रह गई। मैं गहरे गहरे सांस लेता रहा। मेरे दिमाग को हल्का सा झटका लगा और मैं जैसे हवास में आ गया। कमरे की फिजा में अब भी मसूर कुन सी महक रची हुई थी। मैं उठकर खिड़की के करीब आ गया और बाहर देखने लगा। रात का अंधेरा रुखसत हो रहा था। बहुत मदम सा उजाला फैलने लगा। मैं काफी देर तक खिड़की के सामने खड़ा रहा, फिर बिस्तर पर लेट गया। नीलगिरी के होंठों का लम्स में अब भी पेशानी पर महसूस कर रहा था। दोबारा नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं नीलगिरी के बारे में सोचता रहा। गुज़िश्ता रात जब शोभा ने गौतम भूष के बारे में बताया था तो उसी वक्त मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था कि गौतम भूष शोभा को कब्जे में करके मुझसे ये माला हासिल करना चाहता होगा। लेकिन नीलगिरी बर वक्त वहां पहुंच गई थी और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। बाहर से आहट सुनकर मैंने भी बिस्तर छोड़ दिया और जब कमरे से बाहर आया तो मायावती बरामदे वाला दरवाजा खोल रही थी। उसने खिड़कियां भी खोल दी ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। अरे तुम जाग गए? वो मुझे देखकर हैरत से बोली। मैं तो बहुत देर से जाग रहा हूँ। तुम्हारी आहट सुनकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने लाउंज में सोफे पर बैठते हुए कहा, चाय पिलाओ, बहुत देर से तलब हो रही है, अभी बनाती हूँ। मायावती किचन की तरफ जाते हुए बोली। तकरीबन 10 मिनट बाद मायावती चाय बनाकर ले आई और मेरे सामने बैठ गई। इस वक्त 6 बजने वाले थे। छुट्टी वाले रोज तो मायावती देर तक सोई रहती थी, लेकिन आम दिनों में 5:30 बजे वो उठ जाया करती थी। चाय पीकर वो अपने कमरे में चली गई और चंद मिनट बाद तैयार होकर वापस आ गई और किचन में घुसकर नाश्ता तैयार करने लगी। उसने नाश्ते के लिए मुझसे भी पूछा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। 6:45 बजे मायावती चली गई और मैं बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गया। 9 बजे के करीब शोभा भी बाहर आ गई। वो गालबन काफी देर पहले जाग गई थी और तैयार होकर अपने कमरे से निकली थी। मायावती तो 7 बजे से पहले ही चली गई होगी, तुमने नाश्ता किया या नहीं? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। अभी नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। शोभा अंदर चली गई और फिर तकरीबन पौन घंटे बाद उसने आवाज देकर मुझे भी अंदर बुला लिया। काफी टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। पराठे अगरचे इंडिया के नक्शे की तरह आड़े तिरछे थे, मगर परतदार और बड़े खस्ता थे। साथ में अंडों का आमलेट था। उसके साथ ही उसने चाय भी बना ली थी। मायावती बहुत अच्छी लड़की है, शोभा कह रही थी। इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, हॉस्पिटल में भी और यहाँ घर में भी। हाँ, मायावती वाकई बहुत अच्छी लड़की है, मैंने जवाब दिया। और फिर मायावती इंस्पेक्टर आदम और ब्रिंद्रा के बारे में बातें करते रहे। दौरानी गुफ्तगू में मौजू बदलते रहे। इंस्पेक्टर पांडे का जिक्र भी आया और देशमुख का भी। देशमुख के जिक्र पर शोभा के चेहरे के तासरात बिगड़ गए थे। उस शख्स की वजह से उसे इतने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन बिलाकर वो बदबख्त अपने अंजाम को पहुंच गया था। तुम रात को गौतम भूष और पंडित धीराज के बारे में कुछ कह रहे थे, शोभा मेरी तरफ देखते हुए बोली। जिस अंदाज में तुमने उसका जिक्र किया था, उससे लगता है कि तुम दोनों की मुलाकात खुशगवार माहौल में नहीं हुई थी। और ये माला का क्या चक्कर है? मैं तुम्हें सूरत से बेखबर नहीं रखना चाहता, मैंने कहा। उस रोज मंदिर के सामने गौतम भूष से तुम्हारी मुलाकात महज इत्तफाक नहीं थी। वो बड़ा शैतान आदमी है, उसके पास कुछ पुरस्रार कुव्वतें हैं। वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेकर मुझसे ये माला हासिल करना चाहता था। शोभा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो हिंदू औरत थी। योगी और पंडितों के बारे में उसने भी बहुत कुछ सुन रखा था कि किस तरह ये लोग पुरस्रार कुव्वतें हासिल करके अपने घिनौने मकासद के लिए दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहे थे। तुम्हारा मतलब है ये माला भी? हाँ, मैंने उसकी बात काट दी। हिंदू देव माला में नीलगिरी को सबसे बड़ी शक्ति समझा जाता है। योगी और हिंदू पंडित हजारों साल से इस शक्ति को हासिल करने के लिए जाप करते रहते हैं, लेकिन नीतियों की खोट की वजह से कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, जबकि हजारों लोग इस रास्ते में तबाह बर्बाद हो गए हैं। योगी गौतम भूष भी नीलगिरी के उसूल के लिए कोशिश करता रहा है। इसने मुझे भी ऋषिकेश में एक जाप बताया था, जिस पर मैंने अमल भी शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि वो मेरे तवज्जो से नीलगिरी तक पहुंचना चाहता है। उसका प्रोग्राम शायद ये था कि मैं नीलगिरी की शक्ति हासिल कर लूं और वो मुझे धोखा देकर वो शक्ति मुझसे छीन ले। लेकिन इत्तफाक से बीच में तुम्हारा वाकया पेश आ गया और मुझे देशमुख के ताकुब में हिंदुस्तान से यहाँ आना पड़ा। और यहाँ एक ऐसा वाकया पेश आया जो मेरे लिए नायत पुरस्रार भी था और चश्म कुशा भी। मैं चंद लम्हों खामोश हुआ, फिर उसे रत्ना पार्क में मिलने वाले क्रिस्टल के शिकस्ता मुजस्मे के बारे में बताने लगा। शोभा बड़ी हैरत से ये सब कुछ सुन रही थी। उस रात जगन्नाथ मंदिर के सामने नीलगिरी ना पहुंच जाती तो गौतम भूष तुम्हें अपनी कुव्वतों के जाल में जकड़ देता, मैं कह रहा था। और ये है वो माला जिसे हासिल करने के लिए गौतम भूष इतना बेचैन है। मैंने माला गले से उतार कर उसके हाथ पर रख दी। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? वो माला को उलट पलट कर देखते हुए बोली। आज सुबह नीलगिरी यहाँ आई थी, उसने बताया था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? शुभा हकला कर रह गई? वो तुम्हारे पास आती है? लेकिन
ये मेरी नेक नीति का सिला है। मैंने उसकी बात काट दी। मेरे मन में पुरस्कार कुव्वतें हासिल करने की कोई ख्वाहिश नहीं। अरसा पहले मैंने बड़ी कठिन रियादत से ची की कुव्वत हासिल की थी। मैं जानता हूँ ची की पुरस्कार कुव्वत से बड़े काम लिए जा सकते हैं, दुनिया पर हुक्मरानी की जा सकती है, लेकिन मैंने अपने जाती मकासद के लिए इस पुरस्कार कुव्वत को कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हमेशा इसे दूसरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि नीलगिरी जैसी शक्ति भी मेरे करीब आ गई है, लेकिन वो अभी मेरे ताबे नहीं हुई। उसके लिए जाब मुकम्मल करना जरूरी है। इत्तफाक कह लो कि मैंने नीलगिरी को गौतम पूछ के हमले से बचाया था और उसका क्रिस्टल का टूटा हुआ मुजस्मा उठाकर यहाँ ले आया था और उसे टेप से जोड़ दिया था। उस वक्त मैं क्रिस्टल के उस मुजस्मे की हकीकत से वाकिफ नहीं था। मैं तो उसे जोड़ कर देखना चाहता था और मेरा यही अमल मेरी नेकी बन गया और नीलगिरी को नई जिंदगी मिल गई। वो मुझ पर मेहरबान हो गई और मेरी इस नेकी के सिले में वो मेरी मदद कर रही है। शुभा खामोशी से सुनती रही। उसके लिए शायद ये सब कुछ हैरत अंगेज था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बजने वाले थे। बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा था। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वापसी में शायद कुछ देर हो जाए, तुम परेशान मत होना, मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शोभा भी उठ गई। अकेली यहाँ पड़ी बोर होती रहूंगी, तुम्हारे साथ जरा घूम फिर आऊंगी, बस तैयार होने में थोड़ी देर लगेगी। शोभा ने पहले बर्तन वगैरह धो कर रखे और फिर अपने कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो कमरे से बाहर निकली तो मैं उसे देखकर कुछ देर के लिए सांस लेना भूल गया। हथेली उम्र होने के बावजूद वो बेहद हसीन थी। 2 इंच चौड़े स्याह बॉर्डर वाली ऑफ वाइट साड़ी उस पर खूब जच रही थी। अगर उसने हल्का सा मेकअप भी कर लिया होता तो उसका हुस्न कुछ और भी निखर जाता। शोभा बेवा थी। उसे मैंने हमेशा सफेद साड़ी ही में देखा था और आज पहली मर्तबा साड़ी की रंगत में बहुत मामूली सी तब्दीली नजर आई थी। ऋषिकेश में एक मर्तबा इस मौजू पर मेरी उससे गुफ्तगू हुई थी। हिंदुस्तान में मैंने बहुत सी ऐसी बेवा औरतों को देखा था जो अपनी पसंद के रंगीन कपड़े पहनती थी, मेकअप भी करती थी और जेवर भी इस्तेमाल करती थी। शोभा भी ये सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन झिझक माने थी। वो लोगों की बातों से डरती थी और आज लिबास में बहुत मामूली सी तब्दीली खुश आइंदा थी। इस साड़ी में अच्छी लग रही हो, बल्कि नहायत अच्छी लग रही हो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जमाना बहुत बदल चुका है, अब तो बहुत कम बेवा औरतें सफेद लिबास पहनती हैं। वो जमाना बीत गया जब बेवा हो जाने वाली हिंदू औरत शोहर की लाश के साथ ही जलकर मरा करती थी। अब तो बेवा औरतें दूसरी शादी करके सुकून की जिंदगी बसर करती हैं। शोभा कुछ नहीं बोली, ताहम उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट खेलती रही। कल शाम अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए मुझे थोड़ी सी रकम भी रखी हुई मिल गई थी, जिसके बारे में बाद में मायावती ने बताया कि वो रकम मेरी ही थी और इस वक्त बाहर निकलने से पहले मैंने वो रकम उठाकर जेब में डाली। गलियों से निकलकर हम मेन रोड पर आ गए, जहाँ कुछ देर बाद हमें एक साइकिल रिक्शा मिल गया। काठमांडू के साइकिल रिक्शे भी खासे की चीज है, इन्हें बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है। हॉस्पिटल के सामने हमने रिक्शा छोड़ दिया। इस्तकबालिया काउंटर से हमें ये मालूम करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि सिम्बा को कहाँ रखा गया था। सिम्बा जनरल वार्ड में था। ये विजिटिंग आर्डर नहीं थे, इसलिए हमें वार्ड में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। मैंने ज्यादा इसरार भी नहीं किया और स्पेशल वार्ड की नर्स के ड्यूटी रूम में आ गया। सुबह मैंने मायावती को सिम्बा के बारे में बता दिया था। मायावती ड्यूटी रूम में मौजूद थी। हम दोनों को साथ देखकर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। दीदी, ये साड़ी तुम पर कितनी अच्छी लग रही है, वो शोभा की तरफ देखते हुए बोली। जवाब में शोभा ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। मैं सुबह सिम्बा से मिली थी। मायावती मेरी तरफ देखते हुए बोली, उसे अच्छा होने में बहुत दिन लगेंगे। तुम मिले हो उससे? नहीं, हमें वार्ड में जाने की इजाजत नहीं दी गई। शाम को दोबारा चक्कर लगाऊंगा। शाम तक उसे स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वार्ड में चलूं? मायावती बोली। नहीं, शाम को ही मिल लेंगे, मैंने कहा। हम कुछ देर वहां रुके और फिर मायावती से रुखसत होकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। मैं शोभा के साथ मुख्तलिफ बाजारों में घूमता रहा। इन इलाकों की तरफ जाने से गुरेज किया जहाँ नागपाल के गुंडों से सामना होने का एहतमाल था, क्योंकि मैं शोभा को किसी ऐसे मामले में नहीं घसीटना चाहता था। हमने एक बढ़िया किस्म के रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी और फिर केल टोल के इलाके में एक साड़ी हाउस में दाखिल हो गए। ये बहुत बड़ी दुकान थी और यहाँ सिर्फ साड़ियाँ और मुतल्लका मलबूसात थे। शोभा झिझक रही थी, लेकिन मैंने अपनी पसंद से उसके लिए 2 साड़ियाँ खरीद ली। उसके साइज के मैचिंग कलर के ब्लाउज और पेटी कोट भी मिल गए। बाजार में घूम फिर कर कुछ और शॉपिंग भी की गई। दोपहर का खाना भी हमने एक रेस्टोरेंट में ही खाया और फिर घर वापस आ गए। मैं सिम्बा से मिलने के लिए उस रोज शाम को भी नहीं जा सका। तब रात 9 बजे के करीब इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा आ गया। हमने पहाड़ों में वो हवेली तलाश कर ली है, ब्रिंद्रा ने गुफ्तगू के दौरान में कहा, लेकिन चंद मस्कशुदा लाशों के सिवा हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। और हमने बुद्ध नील की इबादतगाह के हकम में चट्टानों में खड़ी हुई नागपाल की वो गाड़ी भी मंगवा ली है, जिसके बारे में तुमने बताया था। और नागपाल का पता नहीं चला? मैंने पूछा। वो शायद उन्हीं पहाड़ों में किसी और हवेली में मुंतकिल हो गया है। बहरहाल उसकी तलाश जारी है और हम जल्द ही उसका सुराग लगा लेंगे, ब्रिंद्रा ने कहा। शहर में उसके कुछ आदमी दोबारा सरगर्म अमल हो रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि तुम वापस आ गए हो सकता है वो लोग तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ पहुंच जाएं। इसलिए क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मैं सादा लिबास में अपने 2 आदमी यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। वो बाहर रहकर ही मकान की निगरानी करेंगे, ब्रिंद्रा ने कहा।
मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा, अगर इत्तेफाक से कोई ऐसी बात हुई तो यहाँ टेलीफोन मौजूद है, मैं फौरन तुम्हें इतला दे दूंगा। दरअसल मैं नहीं चाहता कि पुलिस वालों की मौजूदगी से इस इलाके के लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। वैसे मैंने फैसला कर लिया था कि 1-2 रोज यहाँ रहने के बाद सोमबा नाथ के इलाके में वाक़ मधुमाला वाले बंगले में मुंतकिल हो जाऊं, जहाँ शीरपा भी मौजूद था। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को उस मकान की निगरानी के सिलसिले में टाल दिया। शुभा की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। नीलगिरी ने इसकी हिफाजत का वादा कर लिया था। मैं इसे घर पर छोड़कर आजादी से नकलो हरकत कर सकता था। नागपाल मेरी तलाश में था और मुझे चांगली की तलाश थी। मैं अगरचे हर तरफ से खतरात में घिरा हुआ था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक चांगली के कदम यहाँ से नहीं उखाड़ूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। चांगली के यहाँ से भाग जाने या उसके खात्मे के बाद जनरल खोराट को उस तरफ का रुख करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता। यहाँ से जनरल खोराट के कदम उखड़ जाने के बाद नागपाल अकेला रह जाता और यहाँ के लोग उससे बखूबी निमट लेते। अगले 3 दिनों में कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। एक रोज सुबह मायावती अपनी ड्यूटी पर जाने लगी तो मैंने उसे कह दिया कि ड्यूटी से वापस आने के बाद अपना सामान पैक कर ले और अपने फ्लैट पर मुंतकिल हो जाए। हम भी रात ही को मधुमाला के यहाँ चले जाएंगे। उस रात मायावती को उसके फ्लैट पर छोड़कर मैं और शुभा सोमबा नाथ के इलाके में वाक़े मधुमाला की कोठी पर पहुंच गए। कॉल बेल के जवाब में जिस शख्स ने गेट खोला वो मेरे लिए अजनबी था। मैंने मधुमाला का नाम लिया। वो चलने में उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देखता रहा, फिर अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। हमारे अंदर दाखिल होते उसने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। मैं और शुभा बरामदे में आकर रुक गए। उस शख्स ने इशारा की और हम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हाल में कदम रखते ही मैं उछल पड़ा। शीरपा सोफों के दरमियान कालीन पर बंधा पड़ा था। मधुमाला सोफे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ पैर अगरचे खुले हुए थे मगर वो बेहद खौफजदा थी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। हमारे साथ आने वाले आदमी ने मुझे जोरदार लात रसीद कर दी। मैं कर रहा था वो लड़खड़ाकर शीरपा के करीब गिरा। उसी वक्त सोफों के पीछे छुपे हुए 2 आदमी उठकर सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में खंजर थे। तीसरे आदमी ने भी जो हमें बाहर से लेकर आया था अपने लिबास में से खंजर निकालकर उसकी नोक शुभा के पैर उसे लगा दी। मैं कालीन पर पड़ा परेशान नजरों से उन तीनों को देखने लगा। चेहरों से वो तीनों छटे हुए बदमाश ही लगते थे और किसी से इंसानियत और शराफत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। ओहो तुम, ये उस शख्स की आवाज थी जो मधुमाला वाले सोफे के पीछे से बरामद हुआ था। उसके हाथ में भी खंजर था जिसकी नोक मधुमाला की गर्दन को छू रही थी। मधुमाला का चेहरा खौफ से बिल्कुल जर्द था। वो कुछ अर्सा पहले ऐसे ही सनसनीखेज तजरिबे से गुजर चुकी थी और उसे टांग पर गोली लगी थी। वो जख्म अगरचे अब ठीक हो चुका था, लेकिन वो इस बात से खौफजदा थी कि कहीं वैसा ही कोई और संगीन तजरिबा ना दोहराया जाए। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गए, वो शख्स मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। ये दोनों हमारे हाथों मारे जाते तो मुझे अफसोस होता। खास तौर पर ये खूबसूरत गुड़िया, ये तो खेलने के लिए है, दिल बहलाने के लिए। इस पर तो हाथ उठाते हुए भी दिल दुखता है। कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा। वो चेहरे से अगरचे मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन मैं जान चुका था कि वो कौन हो सकते हैं। तुम अच्छी तरह समझते हो कि हम कौन हो सकते हैं, उस शख्स ने कहा। हमें कई रोज पहले इतला मिल गई थी कि तुम वापस आ चुके हो। हमारे आदमी तुम्हारी तलाश में थे, लेकिन तुम्हारा सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर मुझे ही ख्याल आया कि शहर से गायब होने से पहले तुम्हें इस हसीना के साथ देखा गया था। हम तुम्हारे बारे में पूछते हुए यहाँ आए थे, लेकिन ये दोनों कुछ बताने को तैयार ही ना थे। अच्छा हुआ तुम वहां गए और इनकी जान बच गई, वरना ये दोनों हमारे हाथों खर्च हो जाते। मैं अपने करीब पड़े हुए शीरपा की तरफ देखने लगा। उसके दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे और मुझे हैरत थी कि वो इस कदर आसानी से इनके काबू में कैसे आ गया था। इंकशाफ तो बाद में हुआ कि वो तीनों मेहमान बनकर आए थे और उन्होंने धोखे से शीरपा को गिरफ्त में ले लिया था। हम एक शर्त पर इनकी जान बख्शी कर सकते हैं, वही शख्स मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। तुम कोई गड़बड़ किए बगैर हमारे साथ चलोगे और ये लड़की भी जमानत के तौर पर हमारे साथ जाएगी। बाद में इसे छोड़ दिया जाएगा। ज़ाहिर इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। हम बिला वजह किसी के खून से हाथ नहीं रखना चाहते। अगर तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर हो तो। नहीं, हमें तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं। ये आवाज शोभा की थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उन गुंडों के हेड से बातें करते हुए मैंने वक्ती तौर पर उसे फरामोश कर दिया था। ओहो, मैडिकी को भी जुकाम हो गया। सरदार गुंडे ने उसकी तरफ देखते हुए तंदिया लहजे में कहा, तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें साथ ले जाने की बात नहीं की। वैसे तुम भी इस लड़की से कम नहीं हो। तुम किसी को भी साथ नहीं ले जा सकोगे, शोभा ने कड़े लहजे में कहा। मैं शोभा को अच्छी तरह जानता था। वो कमजोर दिल की औरत थी, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाली। जयपुर में देशमुख की धमकियों से डरकर उसने शहर ही छोड़ दिया था, लेकिन देशमुख ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और ऋषिकेश से उसे अगवा करके ले गया था। वो तवील अरसे तक उसकी कैद में रही थी और उसने बड़े दुख झेले थे। पिछले खौफनाक तजुर्बे के पीछे नजरों से तो खामोशी से दुबके रहना चाहिए था, लेकिन वो एकदम बदल गई थी और इन बदमाशों को चैलेंज कर रही थी। उसके साथ खड़ा हुआ बदमाश घुर्राया, तुम अपनी जबान बंद रखो वरना खंजर अंदर कर दूंगा। ये कहने के साथ उसने खंजर पर हल्का सा दबाव भी डाल दिया। खंजर की नोक शोभा के पहलू पर रखी हुई थी। दबाव पड़ने से शोभा की जिल्द का वो हिस्सा तकरीबन निस्फ इंच अंदर की तरफ दब गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, इतने दबाव से तो उसकी जिल्द में सुराख हो जाना चाहिए था। और उससे भी ज्यादा शदीद हैरत उस वक्त हुई जब शोभा बड़ी तेजी से अपनी जगह से उछली। उसके साथ उसने अपने हरीफ की खंजर वाली कलाई पर हाथ डाल दिया।
वो शख्स बुरी तरह बिलबिला उठा। शोभा उसकी कलाई को मोड़ती चली गई। वो शख्स दोहरा हो गया। उसके चेहरे पर बेपनाह करब के तासरात उभर आए। खंजर उसके हाथ से छूटकर शोभा के पैरों के करीब गिर गया। ए छोड़ो इसे, यह क्या कर रही हो? मधुमाला के पीछे खड़ा हुआ गुंडा चीखा। फिर वो खंजर तान कर शोभा की तरफ लपका। सूरत बदल गई थी। शोभा ने अपने हरीफ को बेबस कर दिया था और अब मधुमाला को भी फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। जिस गुंडे ने उसे खंजर की नोक पर ले रखा था वो अब शोभा की तरफ झपट रहा था। मैं इस मौके से पूरा फायदा उठाते हुए लूट लगाकर अपनी जगह सोच रहा। मेरे पैर की ठोकर उस शख्स के पेट पर लगी जो शोभा की तरफ लपक रहा था। वो लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा। मैंने बड़ी फुर्ती से उठकर उस पर छलांग लगा दी। शोभा के हरीफ का दाव चल गया। उसने शोभा की टांगों के बीच में घुटने से ठोकर दे मारी। शोभा बिला उठी। वो पेट पकड़े दूरी होती चली गई। उसके हरीफ ने जमीन पर पड़ा हुआ खंजर उठा लिया और शोभा पर हमलावर हुआ। लेकिन उसी लम्हे मधुमाला अपनी जगह से उछली और हवा में उड़ती हुई उस शख्स के ऊपर जा गिरी। वो शख्स मुंह के बल आगे को गिरा। उसका सर आगे पड़ी हुई कुर्सी से टकरा गया। पेशानी की खाल फट गई और खून बह निकला। खंजर भी उसके हाथ से छूट गया। मधुमाला एक बार फिर हवा में उछली और पैरों के बल उस शख्स के ऊपर गिरी। वो शख्स फिर चीख उठा। शोभा भी संभल चुकी थी। उसने खंजर उठा ली और फिर दूसरे ही लम्हे उस तीसरे बदमाश की तरफ लपकी जो खंजर ताने मुझ पर हमला आवर होने के लिए पर दौड़ रहा था। शोभा के पैर की ठोकर उसके पेट पर लगी और वो एक हाथ से पेट पकड़कर दोहरा हो गया। शोभा दौड़कर शीरपा के करीब पहुंच गई और झुककर एक ही झटके से उसकी कलाइयों पर बंधी हुई रस्सी काट दी। शीरपा भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक गुंडे को संभाल लिया। एक गुंडा मेरी गिरफ्त में था और तीसरे को शोभा और मधुमाला ने संभाल रखा था। मुझे उन दोनों पर हैरत थी कि उनमें इतना हौसला कैसे आ गया था। ये एक तरफा लड़ाई थी जो ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी। हमने उन तीनों को मार मार कर अधमुआ कर दिया। शीरपा ने उन तीनों को बांध कर डाल दिया। और फिर ये इंकशाफ मेरे लिए बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि नागपाल और चांगली ने अपने ग्रोह में ये ऐलान कर रखा था कि जो शख्स मुझे पकड़कर उनके सामने पेश कर दे या मेरे बारे में कोई निशानदेही करेगा उसे 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नागपाल के ग्रोह के अक्सर आदमी मेरी तलाश में थे। बाज़ मेरी तलाश में पहाड़ों में आबाद छोटी छोटी बस्तियों में भटक रहे थे और बाज़ को मेरे शहर पहुंचने की इतला मिल चुकी थी। गुंडों की इस पार्टी का सरगना रोहन था। इसको किसी तरह मालूम हो गया था कि पद्मी की तरफ जाने से पहले मैं इस बंगले में मुकीम था। इसने 2 आदमियों को साथ मिलाया और मेरे बारे में मालूम करने के लिए यहाँ आ गया। ये लोग मेहमान बनकर आए थे। इन्होंने धोखे से शीरपा को बेबस कर दिया और मधुमाला को खंजर की नोक पर रखकर मेरे बारे में मालूम करना चाहते थे। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ ही था कि मैं शोभा के साथ वहां पहुंच गया। मुझे शोभा की जुरात पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन फिर अचानक ही मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा और शोभा की बातों ने उसकी तस्दीक भी कर दी। शोभा के कहने के मुताबिक यहाँ की सूरत हाल उसे खौफजदा कर दिया था, लेकिन फिर अचानक उसे यूं लगा जैसे कोई गैबी कुव्वत उसे उकसा रही हो और फिर उसी ने वो सब कुछ कर डाला जिसकी उस जैसी कमजोर दिल औरत से तवक्को नहीं की जा सकती थी। मुझे नीलकरी की बातें याद आ गई। उसे शोभा की हिफाजत का वादा किया था। नीलकरी ही ने उसके अंदर इतना हौसला पैदा किया था और उसे जारहियत पर आमादा किया था और शोभा को देखकर मधुमाला को भी हौसला मिला था। शीरपा का ख्याल था कि इन तीनों को कत्ल करके इनकी लाशें सहन में किसी जगह दफन कर देनी चाहिए, लेकिन मैं इनके हक में नहीं था। बिला वजह किसी के खून में हाथ रंगना मुनासिब नहीं था, जबकि इन्हें जिंदा रखकर इनसे कुछ फायदा उठाया जा सकता था। मेरी बात शीरपा की समझ में आ गई और हम उस कमरे में पहुंच गए जहाँ इन तीनों को बांध कर डाला गया था। शीरपा ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया और रोहन के हाथ खोल दिए। मेरा तो ख्याल था कि तुम तीनों को कत्ल करके लाशें जमीन में गाड़ दी जाएं, लेकिन मेरा यह साथी बहुत रहमदिल है। ये तुम लोगों को कत्ल करने के हक में नहीं बल्कि जिंदा छोड़ देना चाहता है, बगैर कोई नुकसान पहुंचाए। शीरपा उसके सामने बैठ गया। खंजर उसके हाथ में था और ये खंजर गालबन रोहन ही की मलकियत था। शर्त क्या होगी? रोहन ने उलझी हुई नजरों से बारी बारी हमें देखा। शर्त ज्यादा कड़ी नहीं है, शीरपा बोला। हमें नागपाल और चांगली के बारे में बता दो कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। हम मजीद कुछ कहे बगैर तुम लोगों को छोड़ देंगे। नागपाल शहर में नहीं है, वो पहाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है और चांगली अगरचे शहर ही में मौजूद है, लेकिन उसके ठिकाने का किसी को पता नहीं। रोहन ने जवाब दिया। अगर ये तुम्हारे काबू में आ जाता तो इसे कहाँ ले जाते? शीरपा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा। वो हम किसी और के तवस से उसे इतला भिजवा देते, रोहन ने जवाब दिया। उसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं रोहन, शीरपा ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। तुम सब कुछ जानते हो और तुम बताओगे कि चांगली कहाँ है। अगर तुम कुछ बताने से इनकार करोगे तो मैं अपने साथी की बात नहीं मानूंगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, रोहन ने ठोस लहजे में जवाब दिया। शीरपा चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने अचानक ही बड़ी फुर्ती से खंजर की नोक उसके बाजू पर तकरीबन 2 इंच लंबा चरका लगा दिया। रोहन चीख उठा। मैं तुम्हारे शरीर को पहले इसी तरह छिलनी करूंगा और फिर टुकड़े टुकड़े करूंगा। शीरपा ने इस मर्तबा खंजर की नोक उसकी टांग में महफूज कर दी। रोहन की चीख पहले से ज्यादा खौफनाक थी। मजा नहीं आ रहा, शीरपा ने यह कहते हुए खंजर मेरे हवाले कर दिया। रोहन को गिरेबान से पकड़कर उठाया और उस पर गूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। रोहन ज्यादा देर तक ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने हथियार डाल दिए। बताता हूँ, वो चीख उठा।
कमबख्त कहीं का। शीरपा उसे आखिरी ठोकर मारते हुए बोला, पहले ही कबूल कर ले तो तुम्हारी इतनी टूट फूट ना होती। अब जल्दी भगो वरना मेरा हाथ फिर हरकत में आ जाएगा। वो रेड लाइट एरिया में बसंती बाई के कोठे में छुपा हुआ है, रोहन ने जवाब दिया। बसंती भाई तुम्हारा मतलब है वो किसी तवाइफ के यहाँ पना लिए हुए है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, इसके लिए उससे ज्यादा महफूज और कोई जगह नहीं है। कोई शक भी नहीं कर सकता कि चांग ली किसी ऐसी जगह पना ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये गलत साबित हुआ तो? मैंने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया और शीरपा को इशारा किया। शीरपा ने एक बार फिर उसके हाथ बांध दिए और हम कमरे से बाहर आ गए। अब इनका क्या किया जाए? शीरपा ने मेरी तरफ देखा। इनका भी बंदोबस्त हो जाएगा, मैंने ये कहते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा का नंबर मिलाया और फिर कुछ सोच कर रिसीवर रख दिया। क्या हुआ? किसी को फोन कर रहे थे? शीरपा ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को, मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल इन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो निमट लेंगे इनसे। मैंने दोबारा रिसीवर उठा लिया और नंबर मिलाने लगा। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा ऑफिस में मौजूद नहीं था। आजम खान भी उसके साथ ही कहीं गया हुआ था। मैंने ब्रिंद्रा के असिस्टेंट विजय को बताया कि कुछ बदमाशों ने हमारी रिहाइशगाह पर हमला किया था। वो मुझे अगवा करना चाहते थे। हो सकता है वो नागपाल के आदमी हो। वो तीनों इस वक्त हमारे कब्जे में है और हम उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर विजय से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, ताहम फोन पर उससे गपशप होती रहती थी। वो मुझे अच्छी तरह जानता था। मैं उस इलाके के पुलिस स्टेशन को फोन कर रहा हूँ, विजय ने जवाब दिया। अपना एड्रेस बताओ, वो लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। उन तीनों को उनके हवाले कर देना। मैंने विजय को कोठी का पता समझाकर रिसीवर रख दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस की एक गाड़ी कोठी के सामने पहुंच गई। रोहन और उसके दोनों साथियों को उनके हवाले कर दिया गया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर था। मैंने उसे समझा दिया कि ये खतरनाक लोग हैं, इनका ख्याल रखा जाए। पुलिस के जाने के थोड़ी देर बाद मैं और शीरपा भी कोठी से निकल रहे थे। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। शीरपा के पास पिस्तौल मौजूद था, जबकि मैंने रोहन से छीना हुआ खंजर संभाल रखा था। कार रेड लाइट एरिया में गली के मोड़ पर रोककर हम पैदल एक तरफ चलने लगे। तवाइफों का ये इलाका कई छोटी छोटी गलियों पर मुश्तमिल था। इन गलियों में रोशनी का मुनासिब इंतजाम भी नहीं था। छोटी छोटी लातादाद कोठरियां थी। हर कोठरी के दरवाजे के अंदर की तरफ जलने वाले बल्बों की रोशनी इतनी मदम थी कि दरवाजों में खड़ी हुई तवाइफों के चेहरे भी धुंधलाए हुए से लग रहे थे। लातादाद तमाशबीन भी कोठरियों में झांकते हुए इन गलियों में घूम रहे थे। एक गली के मोड़ पर एक आदमी ने हमें रोक लिया।